हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का चैप्टर 5 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हम करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों ये जो है क्लास 9th का जो है सीबीएसई बोर्ड का यानी एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 4 साइंस का के साथ ये अटैच है। इसमें हम जो करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। ये जो होगा आपको दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध होगा, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, ये दोनों भाषा में जो है आपके समक्ष यहाँ समझाया जाएगा, तो इसको मिस नहीं करना है। इसमें जो है हम हर तरह के पढ़ेंगे कि कैसे डिस्कवर इलेक्ट्रॉन की कैसे डिस्कवर की गई है। ठीक है, इसमें थॉमस ने क्या मॉडल दिया है, रदरफोर्ड का क्या मॉडल है, और जो एर्लियर मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका क्या है, और रदरफोर्ड का क्या ड्रॉबैक है। ठीक है, बोहर्स मॉडल्स में क्या बताई गई थी। साथ में जो है हम आइसोटॉप आइसोबार का जो है यूजेस, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसी, ये सारे चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एज मॉडल। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स model, the negative charge electrons revolves in the circular orbit around the positive charge nucleus. However, according to the Maxwell's electromagnetic theory, about which you maybe learn is a higher classes, if you charge particle accelerate around to another charged particles, then it would be a continuously loss energy in the form of radiation. The loss of energy would you slow down to the speed of the electron. Therefore, the electron is expected to move in a spiral fashion around the nucleus and eventually fall into its shown in a figure. In other words, the atom will be not be stable. However, we know that the atom is stable and such a collapse does not be occur. Thus, the Rutherford model is unable to explain the stability of the atom. You know now that an atom may be contain a number of electrons. The Rutherford model also does not say anything about the way the electrons are distributed around the nucleus. Another drawback of the Rutherford model was it is an inability to explain the relationship between the atom mass and the atomic number. The number of proton. This problem was solved later by the Chadwick by the discovering neutron. The third particles constitute their atoms. You will learn about it in section 5.5. The problem of the stability of the atoms and the distributions of electrons in their atoms was solved by the Niels Bohr.
by the proposing yet another model of the atom. This is a discuss in the next section. दोस्तों कि जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा है और जाना है और समझने की कोशिश भी किया है कि ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड एस मॉडल, यानी क्या कमियाँ थी रदरफोर्ड ने जो उन्होंने परमाणु संरचना में दिया था। तो उनके कहते हैं कि परमाणु संरचना में इतना अधिक कमियां नहीं थी, लेकिन थोड़ी मोड़ी कमियां की वजह से जो है आगे उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया। लेकिन जो है वोर्स ने जो है इस मॉडल को जो है सही प्रस्तुत करके जो है इनकी एक्सपेरिमेंट को काफ़ी कामयाब भी बना दिया था। इन्होंने जो बात बताई थी यानी उनकी जो कमियां थी वो ये थी कि कहते हैं कि एनी चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ वुड बी लॉस एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, ये बात जो इन्होंने बताई थी कि कोई भी पार्टिकल जो होगा अपने सर्कुलर पथ में जो है मूव करेगा और लूज कर देगा एनर्जी और फाइनली जो होगा वो न्यूक्लियस में गिर जाएगी। ये बात जो था कई हद तक सही नहीं थी। दूसरी बात उन्होंने बताया था कि दिस वुड बी लीड टू द डिस्ट्रैक्शन ऑफ एटम बट वी नो दैट देयर डज नॉट बी हैपन एंड एटम जो क्वाइट स्टेबल। देखिए दोस्तों, आपने जैसे पढ़ा है कि कभी भी जो एटम्स होते हैं स्टेबल नहीं होते, उसको स्टेबल बनाया जाता है। रदरफोर्ड ने एक मॉडल बताया था, डज नॉट एक्सप्लेन दिस नॉर्मली, और इन बातों को जो है उन्होंने एक्सप्लेन करने में जो है कामयाबी उनको नहीं मिली। ठीक है, जो उन्होंने बताया था कि लॉस एनर्जी कट जाएगा और इलेक्ट्रॉन, तो वो बात है जो थी बहुत ही गलत थी और जो इन्होंने जैसे फॉल करके बताया भी है, डायग्राम में भी इस बात को जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश उन्होंने किया भी है। और उन्होंने दूसरी बात ये भी बताई थी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो ये सारे जो थे उनके जो ड्रॉबैक कह लो या कमियां कह लो, ठीक है, ये बहुत ही बड़ी कमियां थी जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ। लेकिन कहते हैं बहुत बातें ऐसी भी थी जो अगले साइंटिस्ट को खोज के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात भी बताई। क्योंकि आपने देखा था कि पहले बहुत साइंटिस्टों ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो होते हैं एक वाटरमेलन के धसे हुए पार्ट के जैसे होते हैं, जैसे काटते हो तो उसके बीज जो होते हैं सीड उसके जैसा होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट दिया, सेल्स बनाया। बेशकली इन्होंने ये बात बोला कि घूमते घूमते जो है सारे के सारे जो है एनर्जी खो देंगे या न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। चलिए, कुछ हद तक तो उनका सही था कि उन्होंने व्यवस्थित कर दिया था इलेक्ट्रॉन्स को अपने जो है कक्षों में। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण था इनके खोज के लिए। आगे जो है हमारा है बोर्स का मॉडल एटॉमिक्स, उन्होंने क्या दिया था और उन्होंने क्या प्रतिपादित किया था और उन्होंने लोगों को क्या समझाने की कोशिश किया था। द बोहर मॉडल ऑफ एटम, दिस इज माई नेक्स्ट टॉपिक, बोहर एज अ मॉडल ऑफ एटम। इन 1930 नेल बोहर एज ए स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड, the student of Rutherford of Niels Bohr. The model of account for their shortcoming to the Rutherford model. Bohr as a model can be understood in a term of two postures proposed by him. The postures are: the first posture, the electron move in the defined circular path of fixed energy around a center nucleus, just like our solar system in which the different planets revolve around the sun in the defined trajectory. Similarly to the planet, only contain a circular path around the nucleus are allowed for the electron to move. These paths are called orbits or energy level. The electron moving in their orbit does not be radiate. In other words, it does not be lose energy. Therefore, this orbit is called the stationary orbit or stationary state. The bolded concept of stationary state could be answer the problem. See this picture. Here is a Bohr model atoms. To explain the objections against the Rutherford model is the structure of atom. Bohr put forward is a history of the structure of atom. Main point of theories are only contain a special orbit known as the distinct of orbit of electrons are allowed inside in the atom. While they are moving into discrete orbital, their electrons to be not be radiate energy. These orbital are cell are called to the energy level, which are shown in this figure. Friend, here is the the nucleus and the orbital is the KLMN. The KLMN is a n is equal to 1 is a first orbit and second is a 2 and third 3 and n is a 4. But is the arrangement of electron is first orbit is a 2, second is a 8
and third is 18 and fourth is 32 and represented by KLMN. Here maybe a distribution of electron in the orbiter on the atom is governed by the Bohr's and Wolf's rule. The maximum number of electrons present in a cell is given by 2n square. What? 2n square, where n is the orbits number of like 1, 2, 3 shown in the figure. Thus the maximum number of electron in different orbital can be calculated as number. The first orbital are case cells, n is equal to 1 and formula is 2n. Let's 2 into n ka square. So 2 into n ka square is equal to 2 answer. And second orbital is L cells, is n is equal to 2. The 2 into n ka square is equal to 2, n ka square is 4, the 4 to 8. Same and so on. But the maximum number of electrons that can be accommodated in their outermost orbital is 8. Electrons are not accommodated in a given cell unless the inner cells are filled. Further, the maximum number of electrons that can be accommodated in such a cells is given by 2n ka square. It is the where is the number of level, thus the first cell is 1 and can be have a maximum of 2 electron, where is the second cell and can have 8 electron and so on. Each cell is further divided into the various sub-levels is called to the sub-cells, about which you would be study in your higher classes. The second posture is the most important things are shown there. The electron can change its cell or energy level by the absorbing or releasing energy. An electron at a lower state of energy EI can go to the final higher state of energy EF, while the absorbing a single proton of energy given by E is equal to HV is equal to EF minus EI. Similarly, when electron changes its cell from to the higher initial level of energy EI to a lower final level of energy EF, a single proton of energy HV is released. Show this figure. Here show their increasing energy of orbital number 1, and secondly is a proton is emitted to the with the energy is equal to HV. The most important proposal for the Bohr's models of atom. There are a drawback or Rutherford and this topic. दोस्तों यहाँ पर जो हमने बोर्स का जो मॉडल एटॉम्स के बारे में पढ़ा वो अत्यंत महत्वपूर्ण था ये जानने के लिए कि आखिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। कहते हैं कि रदरफोर्ड के स्टूडेंट जो थे नील्स बोर्स थे, ठीक है, यानी स्टूडेंट नहीं, रदरफोर्ड ने बहुत सी बातें जो थी काफ़ी हद तक सही भी बताई थी, ठीक है। तो इसी बेस पे जो है बोर्स ने जो रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे उन्होंने इस बात को और आगे बढ़ाया और इसको उन्होंने जो है एक अरेंजमेंट दी। कहते हैं फ्यू एनर्जी लेवल इज एटम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट था इसमें, ठीक है, कि सारे को उन्होंने क्या किया, ऑर्बिटल यानी कक्ष बनाया और कक्ष में जो है एनर्जी के लेवल को अरेंजमेंट किया। इसके लिए उन्होंने जो है सेल लिया, वो लिया KLMN लिया, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियस को भी रिप्रेजेंट किया और इन सेल में जो था 1 2 3 4 नंबर दिया, जिसको आप n इज इक्वल टू 1 2 3 4 का भी जो है बात से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इस बेस पे उन्होंने जो है एक फार्मूला का आविष्कार किया जो अत्यंत महत्वपूर्ण था, वो था 2n का स्क्वायर, यानी 2n का जो है स्क्वायर। तो ये इम्पोर्टेंट था। इसमें अगर आपने जो n का जो वैल्यू है 1 2 3 रखिएगा तो ऑर्बिटल का जो है कितना इलेक्ट्रॉन फिल करेगा वो ऑटोमेटिक आपके समक्ष निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि मान लेते हैं n इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। आपको शायद पता हो और मैंने कई बार डिस्कस भी इस बात पे किया है कि पहले सेल में जो होता है 2 होता है, दूसरे सेल में जो होता है दोस्तों कितना होता है 8 होता है, और तीसरे सेल में 18, चौथे सेल में जो होता है 32 होती हैं। अब देखिए इस बेस पे हमारा जो कैलकुलेशन निकलता है कि नहीं, ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन खड़ा करता है। अब देखिए n इज इक्वल टू क्या है 1 है, अगर हम n की जगह पुट करते हैं तो n का अगर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रहता है, तो 2 इंटू a का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 ही आंसर आता है। अगर सेकंड लेते हैं हम, हमारे समक्ष जो है n2, ठीक है, n2 हमारे समक्ष है।
अब हमने क्या करना है, n की जगह 2 रखना है, तो 2 का तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, वो 4 बन जाएगा, यानी 4 बन जाएगा। और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है, 8। यानी दूसरी बात को जो है ये सिद्ध करता है। उसी प्रकार अगर n 3 होता है तो 3 का स्क्वायर करोगे कितना आता है, 9, और 9 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आता है। तो इसका मतलब है जो वोर्स ने अपने मॉडल्स दिए थे, जो उन्होंने फार्मूला दिया था, कई मान्यताओं पर जो था सही उतरा और सही जो है रिप्रेजेंट किया। तो ये बातें जो है आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हो, और इस बात को जो है बहुत काफ़ी क्लैरिटी के साथ मैंने समझाने की कोशिश भी किया है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, आपको सिर्फ ये समझना है, ठीक है। देखिए, इनके लिए ये आसान इसलिए था वोर्स के लिए, क्योंकि ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। रदरफोर्ड ने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली उनका जो था थोड़ी मोड़ी चूक भी हुई, लेकिन उस चूक को शायद वोर्स ने समझ लिया था, और फिर जाके जब रदरफोर्ड के पश्चात इन्होंने अच्छा एक्सपेरिमेंट करके जो है इस और एनर्जी लेवल का जो है स्ट्रक्चर सभी संसार के समक्ष प्रस्तुत किया। तो ये सारे बातें जो थे महत्वपूर्ण थे, ठीक है। इसमें कुछ बातें सब सेल्स के आते हैं, ये सब बातें अपनी जगह पर थी, लेकिन अगर आप परमाणु स्ट्रक्चर के इस रचना को समझ लेते हो तो ये एग्जाम व्यू से भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेस पे जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी जो है परमाणु विन्यास बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो परमाणु संख्या जो विन्यास बनाते हैं तो इन्हीं बेस पे बनाते हैं। अगर इस बात को अगर आप समझ के नहीं रखोगे तो शायद आपको लिए प्रॉब्लम आएगा। इसलिए जो मैंने अभी बात समझाई है, स्ट्रक्चर बताई है, उसको आप बहुत ही शांत माइंड से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। फ्रेंड, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, how to the discover to the neutron. There you would be recalls that when we are discuss about the failure of Rutherford's or models, we mentioned that we are unable to explain the relationship between the atomic mass and the atomic number. The number of proton, according to the Rutherford's models, the mass of the helium atom containing 2 protons should be a doublet that of a hydrogen atom with only 1 proton, ignoring the mass of electron as it is very light. However, the actual ratio of the masses of the helium atom to hydrogen atom is a 4:1. It was suggested that 3 must be one more types of subatomic particles present in the nucleus, which may be a neutral but have a mass. Such a particle was discovered by James Chadwick in 1932. This was found to be electrically neutral and was named neutron. The neutrons are present in the nucleus of all atoms except hydrogen. A neutron is presented as n and is found to have a mass slightly higher than that of a proton. Thus, if a helium atom containing 2 proton and 2 neutron in their nucleus, the mass ratio of the helium to hydrogen 4:1 could be explained. The characteristics of the 3 fundamental particles constituting their atoms are given this table. दोस्तों, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो कि यहाँ पर जो है कुछ विशेषता फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल्स की बताई गई है कि क्या विशेषता होती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसका जो है मार्क्स केजी में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सबका जो है वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। एक्चुअली चार्जेस क्या है कॉलम्स में वो भी रिप्रेजेंट किया गया है, मार्क्स इन केजी में क्या है वो भी रिप्रेजेंट किया गया है, एंड रिलेटिव चार्ज क्या है वो भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जो डिस्कवर किया गया था न्यूट्रॉन का, यानी जो खोज किया गया था, ये किया गया था जे चैडविक्स ने किया था 1972 में, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि चार्जेस जो होंगे मास इक्वल टू द प्रोटॉन के बराबर होगा, और उसको जो नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। और इन्होंने जो है नंबर ऑफ परमाणु की भी बात बताया था, संख्याओं की बात भी इन्होंने काफ़ी बात किया था। उन्होंने कहा था इट्स प्रेजेंटेड बाय द n मार्क्स ऑफ द एटम गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यानी उन्होंने जो कहा था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, चाहे वो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो n कक्षाओं में जो है उपस्थित रहेगा। तो ये बात जो है आगे बहुत जगह
लागू भी हुआ और एक कामयाबी का रास्ता भी बना। तो इसी बेस पे जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है सिंबल उन्होंने, आप देख सकते हो कि सिंबल इन्होंने क्या दिया है, और उसके बाद जो है इसको मार्क्स में उन्होंने कैसे कन्वर्ट किया। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो ये होते हैं बहुत छोटे से छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसको आइज से देखना, नेक्ड आइज से देखना संभव ही नहीं है। तो इसलिए जो है इन बातों का उन्होंने विशेष महत्व दिया, और इस बात को जो है आगे लेके भी ये काफ़ी अच्छा सिद्ध भी करने की कोशिश किया। द नेक्स्ट टॉपिक इज atomic number and Mach's number. Friend, what is the topic? Atomic number and Mach's number. You will learn that the nucleus of atom containing a positive charge particles is called proton and neutral particles called neutron. The number of protons in an atom is called the atomic number and is denoted by the symbol Z. Denoted by the symbol of Z. All atoms of an element have the same atomic number. The electrons occupy the space outside the nucleus. In order to be account for the electrically neutral nature of atom, the number of proton in the nucleus is exactly equal to the number of electron. Thus, atomic number is equal to number of proton and is equal to number of electron. You will recall that according to the Dalton theories, the atoms of different elements are different from each other. We can now say that this difference is due to the difference in the numbers of protons present in the nucleus of element. In other words, different elements differ in terms of their atomic number. For example, the atoms of hydrogen and helium are different because hydrogen has one proton in its nucleus, whereas the nucleus of helium atom containing two protons. Their atomic number are 1 and 2 respectively. You have learned in their Rutherford as model that marks the atom is concentrated in its nucleus. This is due to the presence of two heavy particles, namely a proton and neutron in the nucleus. These particles are called nucleon. The number of nucleon in their nucleus of an atom is called Mach's number. What is a Mach's number? The number of nucleons in the nucleus of atom is called Mach's number. It is denoted by A and is equal to the total number of proton and neutrons present in the nucleus of element. Thus, Mach's number A is equal to number of proton at Z and plus number of neutrons is N. Atomic number and Mach's number are represented on the symbol of an element X with an atomic number Z and the Mach's number A is denoted by the follow. Friend, here example given to the carbon 12 and C6. Carbon is represented by C and 12 is and 6. Here the 12 is Mach's number and 6 is atomic number. Friend, what is 12 is Mach's number and 6 is atomic number. Mean that carbon has an atomic number of 6 and the Mach's number is 12. This can be used to compute their number of different fundamental particles in the atom. Let us calculate the carbon. As the atomic number is 6, this means the number of proton is equal to number of electron is 6. The Mach's number is equal to number of proton plus number of neutrons. 12 is equal to 6 plus number of neutron. The number of neutrons is equal to 12 minus 6 is equal to 6. Their atoms of 12C6 has a 6 proton and 6 electrons and 6 neutron. Understand what I am saying? The on atoms of 12
C and 6. There is Mach's number is a 12 and atomic number is 6. Has proton is a 6 and 6 electron and 6 neutron. There is a present of atomic number of element is equal to the number of proton present in the nucleus on atom is element. Atom of the elements, it is donated by the Z for the hydrogen. Z is 1 because there is only one proton in the nucleus, the atom similarity of carbon Z6. And Mach's number is, the Mach's number of element is their sum of the total number of proton and neutron present in the nucleus of the atom. For example, Mach's of number of carbon is 12 because it is a 6 proton, 6 neutron in their nucleus. Proton and nucleus together are called two nucleons. In their notations for the atom, the atomic number, Mach's number and the symbol of the element are to written that. So, is example of nitrogen is a example of nitrogen. There here is N is a symbol. N is a symbol. The Mach's number is a 14 and atomic number is 7. It's important. दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पर समझने की कोशिश किया और जानने की भी कोशिश किया कि जो एटॉमिक्स नंबर क्या होते हैं और एटॉमिक मार्क्स क्या होते हैं, तो दोस्तों ये बातें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और कहते हैं अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो इस बात से आपको जो है 2-4 हाथ करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आ जाता है कि अगर आपको दे रखा हो कार्बन के जो है ऊपर मार्क्स दे रखा हो और इधर नंबर दे रखा हो कि एटॉमिक नंबर कितने हैं, ऊपर मार्क्स और एटॉमिक्स नंबर दे रखी हो, तो इस समय जो है आपके समक्ष एक ही सवाल खड़ा होता है कि परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान का हम क्या करें और कैसे हम इसका जो है सलूशन करें। ऊपर जो है परमाणु जो है द्रव्यमान है, नंबर ऑफ द्रव्यमान है, और जो यहाँ पर जो है परमाणु संख्या है, तो उन चीज़ों की जो है कैलकुलेशन हम कैसे करें। तो यहाँ पर जो है साफ शब्दों में जैसे आप कैलकुलेशन देख सकते हो, अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसमें आप जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें जो जैसे कि दिखाया गया है आपके समक्ष कि हम कैसे कैलकुलेशन करें। तो यहाँ पर जो है एटॉमिक नंबर 6 मान लिया गया किसी का, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, तो आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन हो चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो 6 ही रहेगा। ठीक है यहाँ पर, लेकिन अगर हमें अगर नंबर ऑफ मार्क्स रखना है, कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ जो मार्क्स है वो भी आपको पता है कि 12 वहाँ पर गिवन है, दिया हुआ है। द्रव्यमान कितनी है, 12 दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है और हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 12 = 6 लेते हैं और उसका न्यूट्रॉन को हम प्लस में रखते हैं। जब न्यूट्रॉन इधर आ जाएगा तो 12 - 6 होगा, तो इस प्रकार जो है आपके समक्ष जो है 6 न्यूट्रॉन के रूप में आ जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है और इसका ऐसा एग्जाम्पल है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं नाइट्रोजन गैस का, तो इसमें आप देखिएगा फिर इसका सिंबल जो होता है, जो प्रतीक होता है, उसको हम N से डोनेट करते हैं। और इसमें जो होगा मार्क्स नंबर कितना होगा दोस्तों, 14 होगा, और एटॉमिक नंबर कितने होंगे, 7 होगा। सेम यही कैलकुलेशन के साथ आप करिएगा, तो 14 में से 7 माइनस कीजिएगा तो आपको समक्ष जो होगा 7 ही बनेगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन भी 7 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा और न्यूट्रॉन भी वो 7 ही होगा। तो समझ सकते हो ना कि ये कैलकुलेशन कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहते हैं दोस्तों कुछ एलिमेंट के भी नाम आपको याद रखने की आवश्यकता रहता है, तो आप कम से कम 20 जो है एलिमेंट के नाम जरूर याद रखना। ठीक है, जैसे मैं कुछ बता भी देता हूँ आप लोगों के समक्ष। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का जो है 4 होता है, ब्रोन का यहाँ पर 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, तो नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है और नियॉन का जो होता है 10 होता है, सोडियम का क्या होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12। ठीक है, और एल्युमिनियम का जो होता है 13, सिलिकॉन का 14 और फास्फोरस का 15, सल्फर का 16 और क्लोरीन का 17, आर्गन का 18। इसी प्रकार जो है आप सभी का याद कर लेना, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे, तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।